खुद को मजबूत दिखाने में आजकल लोग सारा दर्द दिल में लिए फिरते हैं, तभी तो कई बार दिल ही साथ छोड़ जाता है। इसलिए दुनिया से पहले दिल संभालिए। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज़ इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी हारता नहीं, कभी झुकता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका इस 100% रिसर्च वाले खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद है आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। हार्ट यानी हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। इसका काम पूरे शरीर में ऑक्सीजन और खून की सप्लाई और सफाई करना है। ये एक तरह से बाकी अंगों को जिंदा रखने का काम करता है। लेकिन पिछले कुछ साल में दिल के रोगों और हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं और अब युवाओं को भी दिल की बीमारियां हो रही हैं और इससे बेहद कम उम्र लोगों के जो लोग हैं उनमें मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों में ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जिसमें कि अचानक हार्ट अटैक होने से लोगों की मौत हुई है। हम देखते हैं कि किस तरह से पिछले दिनों की जो खबरें आई हैं। देखिए, 8 सितंबर को खबर आई कि जम्मू में स्टेज पर 20 साल के एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। केवल 20 साल का युवक था जिसकी मौत 8 सितंबर को हो गई। उससे पहले 7 सितंबर को बीजेपी विधायक अरविंद गिरी को गाड़ी में हार्ट अटैक आया था। ये बीजेपी विधायक है अरविंद गिरी, उनकी भी उम्र इतनी नहीं थी। उसके पहले कर्नाटक के मंत्री उमेश कुट्टी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये खबर 6 सितंबर की है। जो कर्नाटक के जो मंत्री हैं उमेश कुट्टी, उनका फिर मैनपुरी में परफॉर्मेंस करते समय एक 35 साल के शख्स की मौत हो गई। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था उस दौरान। 4 सितंबर की ये घटना है। मैनपुरी में जब ये परफॉर्मेंस कर रहे थे उसी समय उनकी मौत हो गई। वो गिर गए, उनकी उम्र 35 साल थी। ये वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। इससे पहले 2 सितंबर को बरेली में डांस करते वक्त बैडमिंटन खिलाड़ी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये भी बहुत बड़ी खबर चर्चा में आई थी उस वक्त। और फिर मशहूर कलाकार राजू श्रीवास्तव की खबर आप देख रहे हैं कि उनको भी हार्ट अटैक आया है और उनको 15 दिन बाद होश आया। वो अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। काफ़ी समय से उनकी तबीयत खराब रही। एक बड़ी घटना हुई थी, हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर है के, उनको भी स्टेज पर हार्ट अटैक आया था और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 10 साल में करीब 2.25 लाख भारतीयों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है। आइए आप ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि भारत में हार्ट अटैक का खतरा कितना बड़ा है। यदि इसको देखें हम तो भारत में हार्ट अटैक का खतरा कितना बड़ा है। 50 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनमें 50% घटनाएं बढ़ी हैं हार्ट अटैक की। 50% हार्ट अटैक होता है। 40 से कम उम्र के लोगों में 25% संभावनाएं दिखाई देती है हार्ट अटैक की। और 26 से 40 का जो ग्रुप है, मतलब 26 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, उनमें 53% हार्ट अटैक हाई रिस्क जोन है। ये सबसे हाई रिस्क जोन है। कार्डियक अरेस्ट एक हार्ट अटैक के अलावा कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट में 10 में से 9 लोगों को अस्पताल नहीं पहुंच पाते, मतलब उनके लिए बहुत सीरियस मामला है। 10 में से 9 लोग। भारत में 2030 तक, ये एक अंदाजा है, 2030 तक कार्डियक अरेस्ट से सबसे ज़्यादा मौत होगी। ये ऐसी बड़ी संभावना दिखाई गई है। हाल फिलहाल में कई ऐसी खबरें आई हैं जब किसी की डांस करते करते तो किसी को गाड़ी में बैठे बैठे हार्ट अटैक आया। कहा जाता रहा है कि हार्ट अटैक बुजुर्गों को ही आता है, लेकिन फिट और कम उम्र के लोगों में भी हाल ही के समय में ऐसी कई घटनाएं हुई और वो उससे जूझते दिखाई दिए हैं। हार्ट अटैक नाम सुनते ही चेहरे पर भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। हमारे आसपास ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो हार्ट अटैक या दिल की बीमारियों से पीड़ित होंगे, जिनका डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ये समस्या ज़्यादा होती है। लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि चलते फिरते हार्ट अटैक की घटनाएं और ऐसी खबरें तेज़ी से बढ़ रही हैं।
पिछले एक हफ्ते में कई ऐसी घटनाएं हुई जब हार्ट अटैक से लोगों की जान तक चली गई। जम्मू में एक कलाकार की मौत, मैनपुरी में हनुमान बने कलाकार की मौत, कोल्हापुर में डॉक्टर के सामने मरीज को हार्ट अटैक आने की खबर, लखीमपुर खीरी में विधायक कार में बैठे हार्ट अटैक आ गया और मौत हो गई, बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के मंत्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये सभी घटनाएं पिछले एक हफ्ते 10 दिन के भीतर हुई हैं। हार्ट अटैक एक गंभीर स्थिति है जो तब होती है जब हृदय की मांसपेशियों में ब्लड फ्लो रुक जाता है और हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है। 40 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति में दिल का दौरा बेहद असामान्य था, लेकिन अब हर 5 में से एक हार्ट अटैक रोगी 40 वर्ष से कम आयु का है। ये गौर करने वाली बात है कि हार्ट अटैक के मामलों ने रफ्तार पकड़ी है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो है तनाव, खानपान, भागती दौड़ती जिंदगी, कई बार जेनेटिक कारणों या फिर ज़्यादा धूम्रपान की आदतों से भी हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ती हैं। कई मामलों में देखा जा रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल होने पर भी हार्ट में ब्लॉकेज मिल रहा है। युवा और बुजुर्ग दोनों आयु वर्ग में ये परेशानी बढ़ रही है। साथ ही लोगों को इसके लक्षणों के बारे में पता नहीं होना भी एक कारण है, इसलिए इसके शुरुआती लक्षणों की ओर ध्यान नहीं देते, जिसका नतीजा आगे देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां कम उम्र में ही दिल की बीमारी से जान गंवानी पड़ी है। कुछ समय पहले ही सिंगर केके की एक कंसर्ट के दौरान तबीयत बिगड़ी और होटल पहुंचते ही मौत हो गई। इससे पहले अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला और कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता पुनीत राजकुमार की भी हार्ट अटैक से जान चली गई थी। ये सभी दिखने में शारीरिक रूप से फिट थे और अपनी सेहत का भी काफ़ी ध्यान रखते थे। ऐसे में सवाल है कि चलते फिरते लोगों को अचानक क्यों हार्ट अटैक हो रहे हैं। दूसरा सवाल है कि जो फिट हैं उन्हें भी कैसे हार्ट अटैक आ जाते हैं। और एक और सवाल कि हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों का क्या कारण है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर टी.एस. क्लेयर, डॉक्टर अनुज कुमार जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, योगा एक्सपर्ट शिखा सुंदरियाल भी हमारे साथ जुड़ रही हैं और डाइटिशियन दिशा सेठी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में कि हम चिंता कर रहे हैं कि देश में ये स्थितियाँ कैसे बन रही हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे कम उम्र के लोग हैं, वो किस तरह से इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। डॉक्टर टी.एस. क्लेयर और डॉक्टर अनुज कुमार के पास जाएं उससे पहले आजकल योगा भी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और कहा जाता है कि प्रिवेंशन जो है वो बेटर देन क्योर है, कि क्या योगा से भी हम रोगों को रोक सकते हैं, हार्ट अटैक की स्थितियों को रोक सकते हैं। इसके लिए शिखा सुंदरियाल हमारे साथ हैं। शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्ट अटैक हो जाता है तब तो डॉक्टर साहब इलाज करते ही हैं, डॉक्टर साहब के पास हम जाते ही हैं, लेकिन ना हो या उसे कैसे रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, खासतौर से योगा से, इसको थोड़ा सा आसान तरीके से समझाएं। देखिए, अक्सर होता क्या है कि योग से रिलेटेड हमारी ज़्यादा नॉलेज इतनी अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर जाती। ठीक है जी। अब तनाव, जैसे आपने बताया कि तनाव एक बहुत बड़ा कारण है जी। तनाव तो आज की डेट में एक शायद हर किसी को है ना जी। अब होता क्या है कि हम अपने शरीर में होने वाले लक्षणों को बहुत ध्यान नहीं देते। कोई भी बीमारी अचानक रातों रात नहीं होती जी, है ना। और व्यायाम और वर्जिश, योग अभ्यास को लेके हमारी जागरूकता अपने घर से, अपने ऑफिस से, अपने स्कूल से ही शुरुआत होनी चाहिए जी। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन करें अभ्यास, एक दिन शो देखें, एक दिन योग दिवस के दिन आप बहुत जोश और अपने उत्साह के साथ आप अभ्यास करें और पूरे साल भर आप बैठे रहें, है ना। जैसे आपको अपनी सेहत मेंटेन करने के लिए हर रोज कुछ करना होता है, हर रोज खाना है, सही खाना है और सही तरीके से अपनी जीवन शैली चलानी है, उसी तरह से ये ज़रूरी है कि आप योग का अभ्यास चाहे 15 मिनट, चाहे 1 घंटा, चाहे 1.5 घंटा आप निरंतर करें जी। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने आज मुझे इस शो पे आमंत्रित किया है, वैसे कई शो पे हमें आमंत्रित किया जाता है और पूछा जाता है कि
इस तकलीफ के लिए या उस तकलीफ के लिए, इस बीमारी के लिए कोई आप सजेशन दीजिए, कोई योग से रिलेटेड टिप दीजिए। लेकिन अष्टांग यानी कि योग के जो 8 अंग हैं उसमें सबसे पहले आसन नहीं है, उसमें सबसे पहले यम और नियम है। यानी कि अपने जीवन में थोड़ा सा नियम, जब तक आप सही टाइम पे सोएंगे नहीं, सही टाइम पे उठेंगे नहीं, तो आप अचानक से सोचें कि उठ के 6 बजे हम 1 घंटा योगा करेंगे, अगले दिन 10 बजे उठ रहे हैं, छुट्टी वाले दिन में 12 बजे उठ रहे हैं, खान पीन इधर उधर हो रहा है, तो सिर्फ योग करने से, उसका आसन का अभ्यास करने से उसका इतना असर नहीं होगा। तो छोटी छोटी चीजें जो हैं जी नियम लाने की जरूरत है। जी शिखा जी, कैसे नियम काम में लेने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनुज कुमार भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक बात समझाइए, फिर दिशा जी के पास समझूंगा कि क्या खान पान से हम कैसे सुधार सकते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये चिंता क्यों लगातार बढ़ रही है कि हमारा जो एज ग्रुप है हार्ट को लेकर, हार्ट अटैक को लेकर, वो लगातार कम होता जा रहा है, नौजवान जो हैं उन पर इसका असर पड़ रहा है। क्या बड़ी वजह आप इसकी समझते हैं? जी पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, अगर हम लोग पहले तो आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल करीब 12 लाख लोग ऐसे थे जिनको कार्डियक अरेस्ट आया और जो 30 वर्ष से कम आयु के थे जी। तो ये एक बहुत ह्यूज नंबर है अगर हम बिहार से देखें, भारत की आबादी के हिसाब से, और यंग लोगों का इतना ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट होना वो बहुत ही चिंताजनक है जी। जो सबसे कॉमन रीजंस हैं, जो कि जैसे स्मोकिंग हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, अल्कोहल हो गया, अभी फिलहाल हाल के वर्षों में इसका जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है जी। अनिद्रा हो गया, अनिद्रा एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपको 6 घंटे से कम की नींद आती है तो आप में कार्डियक अरेस्ट का जो रिस्क है वो मोटा मोटी 2 से 3 गुना बढ़ जाता है जी। तो जो मेन अगर हम लोग कल्प्रिट की बात करें तो वो हमारा लाइफस्टाइल और जो हेवी सब्सटेंस अब्यूज है, जो हेवी स्मोकिंग का जो प्रचलन है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ये इन सब नंबर्स को बहुत बढ़ा रहा है जी। दूसरा कि इन जनरल हम भारतीय जो है वो थोड़े अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ा हम लोग जो है वो लापरवाह ये रहते हैं जी जी जी। हम लोग जो है उसको लेके बहुत ज़्यादा हम लोग कॉन्शियस नहीं रहते हैं। जैसे कायदे से अभी 35 इयर्स के बाद जो है हमें रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप वगैरह कराना चाहिए। और सबसे मेजर है कि जो बहुत टाइम आपको सटल सिम्टम्स आते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपको 1-2 बार जो है सिनकोप का हिस्ट्री हो गया है, या आपने खुद ये महसूस किया है कि मुझे कभी कभी थोड़ा चेस्ट में पेन रहता है या थोड़ा हैवीनेस होता है या मुझे नींद नहीं आती है, तो ये सब को लेके हम बहुत वो शुतुरमुर्ग की तरह रहते हैं। हम ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेते हैं, हम गैस की दवाई ले लेंगे, हम आसपास अपने दोस्तों से पूछ लेंगे, हम गूगल पे पूछ लेंगे, हम लेकिन डॉक्टर की सलाह नहीं लेते जी। तो ये जो एक चीज़ है, ये आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सजग हो जाना चाहिए, खास करके तब जब आप में स्मोकिंग या अल्कोहल की हिस्ट्री है, या फिर आपका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा स्ट्रेस लाइफस्टाइल है और थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जी। दिशा सेठी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डाइटिशियन है। कहा जाता है कि खान पान का जो है ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे डॉक्टर साहब भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम लोग जो लाइफस्टाइल काम में ले रहे हैं, खान पान काम में ले रहे हैं। दिशा जी, आप जैसे लोगों से प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सब कुछ आप बताते हैं ना वो तो हम खाना ही नहीं चाहते तो क्या रास्ता है? कह रहे हैं आप? क्या रास्ता पहले तो सबको नमस्कार जी। देखो, हम यही सोचते हैं कि अब जब तक हमारे सिर पे नहीं पड़ जाएगा ना, हम उसके लिए कुछ काम करना शुरू नहीं करेंगे जी। अगर हम ये एटीट्यूड से चलेंगे ना तो नहीं बदलेगा कुछ भी। आपको ये समझना है कि जितना आपके लिए काम करना, सब कुछ करना ज़रूरी है, वैसे ही डाइट को मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों में कोविड ने सबने समझ लिया कि आपकी हेल्थ की क्या वैल्यू है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए सब कुछ वेस्ट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट को बिल्कुल सही तरीके से रखें। ओवरवेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। अगर आपको कोई भी हार्ट डिजीज़ या कोई भी और प्रॉब्लम है, वो बेस रूट है, मतलब उधर से आपके सारे रूट्स निकलते हैं। आपको डायबिटीज़ भी हो जाएगी, आपको ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा। अगर आप अपना वेट नहीं मेंटेन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स की लाइन है जो खड़ी है।
और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये समझना होता है कि हमें क्या लेना है डाइट में और क्या नहीं लेना। हमें इसकी प्रॉपर लिस्ट चाहिए जो मैं आज आपको समझाऊंगी, डूज एंड डोंट्स फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीजेस। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें सैचुरेटेड फैट्स जो कि होता है देसी घी, बटर, तलाई जो कि घी में हम कर रहे हैं, चीज़ जो हम ले रहे हैं आजकल प्रोसेस्ड फूड्स में, हर जगह हर एक चीज़ पे चीज़ ले रहे हैं और टू मच ले रहे हैं, वो गलत है। आपने मेक श्योर करना है कि आप टू मच सैचुरेटेड फैट नहीं लेंगे क्योंकि ये आपकी ब्लड आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है। इस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं और इस वजह से आप हार्ट अटैक पे बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है। घी बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए, बट अगर आप 3 बारी कुकिंग कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच घी लीजिए और बाकी 2 बारी आप अनसैचुरेटेड फैट लीजिए, जिसमें आपका सफोला ऑयल, कनोला ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, अलग अलग बदल के ऑयल लीजिए क्योंकि किसी में ओमेगा 3 और किसी में ओमेगा 6 होता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप ऑयल्स को भी ज़्यादा रखें और घी को वंस रखें इन कुकिंग, ताकि आप अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा रख रहे हैं और सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम रख रहे हैं। प्लस वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना, बट 30 मिनट्स की वॉक इनाफ होती है, उससे आपकी बॉडी का सब कुछ सेट रहता है। पर अगर हम वो 30 मिनट्स की वॉक भी नहीं करेंगे देन हु इज़ टू ब्लेम, तो वो नहीं करना आपने बिल्कुल भी। जितना काम करना इंपॉर्टेंट है उतना ही अपने आप का ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपको ये मेक श्योर करना है कि जो लाइफस्टाइल एडिक्शंस आजकल हैं सबको, स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, इन सब से आप बहुत ज़्यादा प्री डिस्पोज हो रहे हो। अर्ली अडल्ट में जो हार्ट अटैक्स देखे जा रहे हैं उनका मेन रीज़न यही है। आपने अपना स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ाया हुआ है एंड देन अगर आप इन सारी चीज़ों को एक मोर देन क्वांटिटी में, मोर देन द रिक्वायर्ड तो कह रही है ही नहीं, बट अगर आप एक सस्टेनेबल क्वांटिटी से ज़्यादा इन चीज़ों को लोगे और अपनी बॉडी को अब्यूज़ करोगे देन दैट्स रियली रॉन्ग। तो आप अपनी बॉडी को प्री डिस्पोज कर रहे हो बहुत सारी अलग डिजीजेस पे। जी शिखा जी, आपको जेनेटिक हिस्ट्री समझनी होती है। अगर किसी की जेनेटिक जी दिशा जी मैं आता हूँ आपके पास। शिखा जी से भी एक बात समझ लेता हूँ, जैसे आपने जिक्र किया, दिशा जी ने जिक्र किया खाने का किस तरह से डिसिप्लिन रखना है और आपने योगा की काम की बात की कि शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए। लेकिन कुछ आजकल क्या है, लाइफ बहुत वैसी हो गई कि सब लोग चाहते हैं कि तुरंत कुछ हो जाना चाहिए। अब आप जैसे लोग तो इतना सारा डिसिप्लिन समझाते हैं, डिसिप्लिन किसी के बस का नहीं रहा। मुझे ये बताइए कि चट मंगनी पट ब्याह की तरह से चट मंगनी पट ब्याह ना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके भी कुछ रास्ता निकाला जा सकता है क्या? क्योंकि आजकल सबकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई, कोई सुबह 6 बजे निकल के नौकरी पर चला जाता है, कोई रात को 12 बजे लौट रहा है, कुछ और काम कर रहा है। अब ये सब लोगों के बस का रहा नहीं जो सब आप सलाह दे रहे हैं। तो ऐसा बताइए कि कुछ काम भी बन जाए और मुश्किल भी ना पड़े और वक्त निकल जाए। जी मैं समझ सकती हूँ। आज का युग है, यहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, तुरंत चाहिए हमें, एक गोली खाएं और सब ठीक हो जाए जी। ऐसा आजकल हम सबकी मानसिकता हो गई है। तो मैं जैसा कि कह रही हूँ कि यम नियम का मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत एक हिमालय के योगी की तरह रात को 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक फिक्स टाइम बनाइए कि इसी टाइम पे हम सोएंगे, इसी टाइम पे उठेंगे, जो कंफर्टेबल है, ताकि आपकी बॉडी का जो एक मैकेनिज्म है, जो उसका अपना एक इंटेलिजेंस है, वो मेंटेन रहे जी। ठीक है। दूसरी बात ये, जैसा आप कह रहे हैं चटमंगनी पट ब्याह, ऐसा तो कुछ तुरंत होता नहीं है सिवाय एक बीमारी के जो अचानक हो जाती है के। लेकिन सच बताऊं तो कुछ भी अचानक नहीं होता। हर चीज आपका शरीर आपको शुरू से लेके आखिर बीमारी होने तक छोटे छोटे लक्षण देता है, वार्न करता है। ठीक है। दूसरी बात ये, जैसा अगर आप ये चाहें भी कि मुझे तुरंत अभी के अभी कुछ असर चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा, जैसा आपने कहा कि सबसे बड़ा एक कारण जो है हृदय रोग का आज के डेट में तनाव है जी, है ना। तो तनाव को कम करने के लिए आजकल बहुत फेमस हो गया है, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन लगाइए, मेडिटेशन कीजिए। लेकिन मेडिटेशन करने का भी तरीका है। कई लोग कहते हैं मेडिटेशन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है या करने से मुझे और तकलीफ हो रही है जी। उसका कारण ये है कि आपके शरीर में अकड़न रहती है। अब अपने शरीर को रिलैक्स नहीं करेंगे तो आपका मन रिलैक्स नहीं होगा। और शरीर को रिलैक्स करने का लॉन्ग टर्म तो सॉल्यूशन यही है कि आप धीरे धीरे योग अभ्यास कीजिए एक सर्टिफाइड ट्रेनर के साथ। लेकिन अगर आप तुरंत करना चाहें अभी के अभी, अगर आप सब जितने भी यहाँ पे गेस्ट हैं वो
अगर अपने आप को रिलैक्स करना चाहे तो हमारी बॉडी और माइंड के बीच में जो छोटे सेट्स ऑफ मसल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन सबसे फास्ट होता है। अगर मैं अभी आपको कहूँ अपनी पीठ रिलैक्स कीजिए, कंधा रिलैक्स कीजिए तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं आपको कहूँगी अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए, अपना ढीला छोड़ दीजिए, तुरंत आपके कंधे रिलैक्स हो जाएंगे। अगर मैं आपको कहूँ अपनी आंखें रिलैक्स कीजिए, आंखों की ये जो आईलिड्स हैं उनको रिलैक्स कीजिए, आप देखेंगे आपकी सांस रिलैक्स होनी शुरू हो जाएगी। मैं कहूँगी आपकी जीभ को अपने लोअर पैलेट में, निचले मुंह के निचले भाग में, तलवे पे आप एकदम ढीला छोड़ दीजिए, आपकी फेशियल मसल्स रिलैक्स होंगी। ये छोटी छोटी जो बॉडी की स्मॉल मसल्स हैं इनको रिलैक्स करना बहुत फास्ट है, बहुत इजी और तुरंत होता है। इनको कीजिए, रिलैक्स होंगे, हार्ट बीट कम होगी, एंजाइटी कम होगी, तो जो लक्षण इंस्टेंटली आ रहे हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल होंगे। जी डॉक्टर अनुज कुमार, दिशा जी ने और शिखा जी ने बहुत सारी खूबसूरत बातें बताई हैं, बहुत सारा काम करने का होता है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, एक बड़े पॉलिटिशियन थे, उनको कहा कि भाई आप देखिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चलता है और आपके साथ के जो एक और मित्र हैं जो 85 साल के हो गए हैं वो डिसिप्लिन्ड हैं और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल फिट है, वो डिसिप्लिन रहते हैं, खाना डिसिप्लिन तरीके से खाते हैं। शिखा जी से समझकर शायद हो सकता है योगा करते हो, दिशा जी से पूछकर खाना खाते हो, तो वो बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से है, ना खाना खाते हैं अलग तरीके का, ना कुछ गड़बड़ करते हैं, ना शराब पीते हैं, ये सब करते हैं। तो उन्होंने कहा बाकी वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर 80 साल जीने का फ़ायदा क्या है? इससे जो है मुझे अपने घर का एक वाकया याद आ गया जी। मेरे जो दादाजी थे जी, वो उनकी उम्र जब 8 साल थी जी, वो 8 साल से लेके 80 साल तक वो लगातार भांग का सेवन करते थे जी। और उनकी एक सर्जरी हुई थी, मुझे ध्यान नहीं, मैं बहुत छोटा था जी। तो सर्जरी के बाद जो उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा था अपने डॉक्टर से, वो ये पूछा था कि मैं वापस से भांग कब से पी सकता हूं? जी। तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि हो सकता है कि आपके कोई जानने वाले हों जो कि वर्षों से शराब पी रहे हों या सिगरेट पी रहे हों और वो बिल्कुल स्वस्थ हों, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई जानने वाला हो जिसने मात्र 1 साल पहले जो है वो तंबाकू का सेवन स्टार्ट करना शुरू किया हो और उसको ओरल कैंसर डेवलप हो गया। हम लोग कई ऐसे मामले देखते हैं जहाँ पे मरीज जो है वो 85 साल के मरीज, 90 साल के मरीज वो आके बोलते हैं कि बेटा हम तो अब तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या बंद करें जी गुटखा का सेवन। वहीं हमारे पास ऐसे मरीज भी हैं जो बोलते हैं कि सर हमने तो 1 साल पहले स्टार्ट किया था और 1 साल में वो फुल फ्लेजेड कैंसर डेवलप हो गया। तो कोई भी जो इंसल्ट है, इंसल्ट का अर्थात हो गया कि कोई भी जो टोबैको हो गया, कोई भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, वो आपको कैसे हिट करेगा वो आप नहीं जानते। हो सकता है कि बहुत लोग अल्कोहल रेगुलर बेसिस पे ले रहे हों, उनका बॉडी में वैसा इफेक्ट ना पड़ा हो जैसा आपके कम डोज और कम ड्यूरेशन पे भी पड़ जाएगा जी। तो जिंदगी जो है वो बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो जितने साल जिए अच्छे से जिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। अच्छे से मतलब कि स्वस्थ होके जिए जी। मतलब कि अगर आप इमेजिन कर सकते हैं एक 30 साल 32 साल का यंग लड़का जिसको डायबिटीज हो जाता है जी, उसका तो उसके लिए लाइफ उम्र काटना कितना मुश्किल है जी जी जी। वो बहुत पेनफुल है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर विस्तार से बात करेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं। दिशा जी, शिखा जी और डॉक्टर अनुज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत गंभीर मुद्दे पर, बहुत आसान बात हो रही है, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हार्ट अटैक्स को लेकर, जो लगातार मौत हो रही हैं, और ख़ास तौर से चिंता की बात यह है कि कम उम्र के जो लोग हैं वो भी इससे परेशान हो रहे हैं, इस पर उनका असर हो रहा है और मौत भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस सब पर चर्चा डॉक्टर से तो होती है, लेकिन हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इसलिए हमने खास तौर से हमारे खास मेहमान हैं, योगा एक्सपर्ट हैं शिखा सुंदरयाल जी, उनके साथ भी हम चर्चा कर रहे हैं। दिशा सेठी हैं, उनके साथ भी चर्चा कर रहे हैं। दिशा जी, अभी जो चर्चा हो रही है उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि पिछले दिनों ऐसे केसेस ज़्यादा आए हैं जो दिखने में फिट थे, हेल्दी थे, यंग थे, लगातार उस पर काम कर रहे थे, उनकी हेल्थ स्टाइल और ये सब भी ठीक थी,
तो फिर क्या वजह है कि इस कम उम्र के लोगों में ये असर ज़्यादा दिखाई दे रहा है और वो डेथ भी उनकी जो परसेंटेज है वो बड़ी है? आपको सबसे ज़्यादा ये समझना है कि आजकल सप्लीमेंट्स भी बहुत लोग लेने लग गए हैं। बिना प्रॉपर नॉलेज के कोई भी सप्लीमेंट्स लेना बहुत डेंजरस है। तो अगर आप कोई भी सप्लीमेंट्स लेंगे जो आपको कोई भी सजेस्ट कर देगा तो दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस है आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उसका। प्लस आपका स्ट्रेस, जैसे कि सबको पता है स्ट्रेस कहना आसान होता है बट कम नहीं करता कोई भी, बट स्ट्रेस से भी जो यंग है जो फिट है उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही है। प्लस लाइफस्टाइल, हम अपनी लाइफस्टाइल में वर्कआउट नहीं करेंगे, अगर थोड़ी सी भी वॉक नहीं करेंगे और सिर्फ डाइट से भी कम पतले हो रहे हैं तो भी वो गलत है। आपको टोटल सारी चीज़ों का बैलेंस रखना है ताकि किसी भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन ना आए। और ये सब आपके लिए करना और ज़रूरी होता है अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री में किसी को हार्ट डिजीज़ है, क्योंकि अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री में किसी को हार्ट डिजीज़ है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है हार्ट डिजीज़ आने के। नहीं तो खाने में क्या करें? देखिए मिलता बाजार में बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वेफर्स है, ये सब कुछ मिल रहा है, पिज़्ज़ा मिल रहा है, मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा और सब लोग यही मंगा रहे हैं। और अब तो जो जितना ज़माना आगे बढ़ा है अब तो केवल फ़ोन पर एक डायल करना होता है और घर पर आ जाता है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब छोड़कर केवल दाल रोटी खाएं और प्रभु के गुण गाएं? नहीं, ऐसा आपको करना ज़रूरी नहीं है। जब आप बाहर भी जा रहे हैं आप हेल्दी ऑप्शंस लें, आप हाई प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा ऑर्डर करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, चिली चिकन, चिली पनीर ये फिर भी ले सकते हैं, रैदर देन आप हैवी क्रीमी चीज़ें ना खाएं। बटर चिकन से बेटर चिकन टिक्का है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप क्रीम्स में इंडल्ज करेंगे उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, तो वो ना करें। ड्राइड और रोस्टेड स्नैक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें अगर आप बाहर से खाने के लिए चूज़ कर रहे हैं। और घर पे कुछ प्रैक्टिसेस है जो आप ज़रूर रेगुलरली फॉलो करें, उससे बेटर होता है। जैसे कि चिया सीड्स अगर आप लेना स्टार्ट करें, उसमें काफ़ी ज़्यादा ओमेगा एसिड्स होते हैं, तो उससे आपका हार्ट हेल्दी होता है। अगर आप 4 वॉलनट्स एंड 4 आलमंड्स सोक करके लें रेगुलरली तो वो आपका हार्ट हेल्दी करता है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया घी और बटर थोड़ा कम और अनसैचुरेटेड फैट थोड़ा ज़्यादा अपनी डाइट में रखें, उससे आपका हार्ट हेल्दी होता है। और आपने बाहर के प्रोसेस्ड नमकीन और प्रोसेस्ड चीज़ें जो है उनको कम से कम खाना है। आप कोशिश करके घर के बने हुए भुने हुए चने या रोस्टेड मखानास ये सब ले, रैदर देन एक ऑन द काउंटर अवेलेबल नमकीन है, क्योंकि उसमें फैट है ही है प्लस सोडियम बहुत ज़्यादा है। वो सोडियम भी बहुत बड़ा कल्प्रिट है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपका सोडियम ज़्यादा है तो आपका हार्ट बीट इरेगुलर होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो सोडियम भी आपको अपनी डाइट में बिल्कुल मिनिमाइज्ड रखने, और प्रोसेस्ड फूड्स में बहुत सोडियम होता है। जी, वैसे ही हमने सुना है कि नमक का कर्ज जो है वो तो अदा करना मुश्किल काम होता है। शिखा जी, आज जैसे डॉक्टर अनुज कुमार या हमारे साथ डॉक्टर टी.एस. क्लेयर भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। शिखा जी, तो कोई आप योगा में ऐसी कोई टैबलेट नहीं बना रही क्या कि मुझे दे दें कि ये ले लिए, ये सुबह और शाम को ठीक हो जाए? कोई छोटा योगा बता सकते हैं? देखिए, योग की जो अभ्यास है वो इतना मतलब वास्ट है कि उसको 1 घंटे में या 1 मिनट में करना, मतलब उसको बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आपको से किसी तो जैसे मैंने आपको बताया, अपनी बॉडी के सिंपल स्मॉल मसल्स को आप रिलैक्स करेंगे। ये चीज़ें सुनने में बड़ी छोटी और बहुत सरल लगते हैं कि इसका क्या असर होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने कभी महसूस किया होगा, थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ा स्ट्रेस है तो शरीर में अकड़न शुरू हो जाती है, और उस अकड़न को आप अवॉइड करते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, तो कब वो स्पैज़म बन जाए या कब वो दिल की जो मांसपेशियां हैं वहाँ तक पहुँच जाए कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए अपने शरीर को जितना रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है, डे टू डे में जितना आपको, अगर तनाव, जब भी तनाव लगता है अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जब भी आपको लगे कि आप कुछ तनाव हो रहा है किसी भी सिचुएशन में, और अगर नहीं है तनाव की सिचुएशन तो भी अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, उसको हल्का, रिलैक्स्ड और गहरा करने की कोशिश कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं आप उसके लिए। सारी चिंता ही सांस की है शिखा जी। डॉक्टर टी.एस. क्लेयर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल से हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत लोगों की ज़िंदगी बचाते रहते हैं। डॉक्टर साहब, बात हो रही है सांस की और चिंता हो रही है हृदय रोगों की कि अचानक जो रफ्तार बढ़ी है नौजवान लोगों में, कम उम्र के लोगों में, और दिखने में, खास तौर से मैं ये इसलिए दिखने में कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है उनके अंदर क्या परेशानी हो, लेकिन स्वस्थ
दिखने वाले लोगों में भी हार्ट अटैक बढ़ रहा है, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्या किया जा सकता है, और ये घर से हॉस्पिटल की दूरी को कैसे हम उस दौरान जब तक कि डॉक्टर साहब के पास ना पहुंच जाएं, कैसे जो पेशेंट है उसको सेफ रख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि देयर इज ए फ़र्क है अपरेंटली हेल्थी वर्सेस मेडिकली टेस्टेड हेल्थी पर्सन। यस। अब वो बहुत लोग कहते हैं जी मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मैं मैराथन कर सकता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर हार्ट की कोई बीमारी नहीं है। पहली बात तो ये बड़ा गलत कंसेप्ट है। सो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से यंग लोगों में बीमारी हो रही है, हार्ट अटैक हो रही है या सडन डेथ हो रही है, सो जो हमारा कार्डियक चेकअप है वो अब हमें नीचे करना पड़ेगा, 30 ईयर्स से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों की फैमिली में रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे सडन डेथ की हिस्ट्री है या हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, या किसी अपने पेरेंट्स का उनका बाईपास हुआ है, या एंजियोप्लास्टी हुई है, बहन भरा को जो बीमारी है, या जिनको शुगर की बीमारी है, जो स्मोक करते हैं, तो इनको हम डायबिटीज़ है जैसे उनको हम बोलते हैं हाई रिस्क फैक्टर वाले, इनकी जो कार्डियक चेकअप है 25 साल से शुरू होना चाहिए। तो जो चेकअप हम करते हैं अपार्ट फ्रॉम ब्लड टेस्ट जैसे शुगर का या कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, एक एक्सरसाइज टेस्ट बड़ा ज़रूरी है। वो कोई भी किसी किस्म का भी TMT हो, चाहे स्ट्रेस एको हो, चाहे थैलियम हो, ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके मुताबिक हम ये टेस्ट डिवाइस करते हैं। दूसरी चीज़ एक ये समझने वाली बात है कि आम तौर पे जो वर्ल्ड में डेटा है, पहले 35 ईयर से अगर कम डेथ होती है सडनली, तो उसका कारण हार्ट अटैक नहीं होता ज़्यादा। वो कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि एक बीमारी है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें कि हार्ट का जो मसल है वो थिक हो जाता है, और ये भी फैमिली में रन करती है। दूसरी कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जैसे 12 साल की लड़की शायद कोई मर गई है, जब 18 साल की रिसेंट डेथ हुई है, उसका मतलब ये नहीं कि उसको हार्ट अटैक हुआ है। अगर सडन, पहली बात तो सडन डेथ का मतलब ये होता है कि अगर किसी मरीज को सिम्टम शुरू होने से एक घंटे के अंदर अंदर डेथ हो जाए, तो उसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। और मोस्ट ऑफ जो सडन डेथ होती है वो कार्डियक होती है। और उसमें जो जैसे यंग लोग हैं, 12 साल की या 18 साल की या 15 साल की लड़की की अगर डेथ हुई है मेरे ख्याल में, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको हार्ट अटैक हुआ है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि उसको एक्यूटी प्रोलॉन्गेशन है, उसको ECG पे पहचाना जा सकता है, लेकिन जब तक वो उस बच्चे का ECG और एको नहीं किसी डॉक्टर ने देखा, वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं जी। तो एक बीमारी क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है जी। एक बीमारी दूसरी बुर्गाडा सिंड्रोम कहते हैं, उसमें भी हार्ट नॉर्मल होता है, लेकिन ECG में बहुत ही सटल सी चेंज होती है, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट पहचान सकते हैं, इवन फिजिशियन उसको मिस कर देते हैं। कार्डियोमायोपैथी बहुत कॉमन है, और ये भी 35 साल से कम जो लोगों में होती है। यस, पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि अब इंडिया में ये तो बीमारियां हैं ही हैं, इंडिया में यंग लोगों को रियली हार्ट अटैक भी ज़्यादा होने लगे हैं, और उसका कारण ज़्यादा है हमारी लाइफस्टाइल जो हमारी बदली है, नेगेटिव हुई है, जंक फूड आया है, और डायबिटीज़ की जो इंसिडेंस है बहुत बढ़ गया है। स्मोकिंग यंग लोग करते हैं, मल्टीनेशनल में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ये कंबाइंड जो फैक्टर्स हैं, इसलिए यंग लोगों में हार्ट की बीमारी ज़्यादा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ समझना चाहता हूँ, आपने कहा कि इलाज ये करवाना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए, TMT करवाना चाहिए और सब चीज़ें करवाना चाहिए। हम हिंदुस्तानियों की, मतलब मोटे तौर पे मैं समझता हूँ, ऐसा सबकी नहीं लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तानियों की परेशानी क्या है कि डॉक्टर साहब ने लिखा टेस्ट, तो टेस्ट करवाया, ECG करवाया, फिर ईको करवाया, फिर TMT करवाया, फिर सब कुछ करवाया, और फिर डॉक्टर साहब ने कहा नहीं तुम ठीक हो। तो हमको लगता है ये डॉक्टर साहब ने ऐसे पैसा जो है वेस्ट कर दिया हमारे टेस्ट का, समझे, पहली बात। और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये डॉक्टर साहब का जो है ना कनेक्शन है लेबोरेटरी वाले से, टेस्ट वाले से, इसलिए उनका कमीशन जाना, इसलिए सारे टेस्ट करवा लिए। इसका कोई इलाज बताइए मुझे। उसका इलाज बहुत आपने बहुत पते की बात करी है, बहुत इम्पोर्टेंट बात करी है। अगर मैं कहूँ कि हेल्थ केयर में अगर आज इस घड़ी में सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोगों का फेथ डॉक्टरों में और हॉस्पिटलों में बहुत कम होता जा रहा है जी। ये दुख की बात है, और इसमें मैं बताता हूँ कि बहुत लोगों का नुकसान भी हो रहा है जी। जैसे कई लोगों को एक रात मरीज आया, उसको 2 बजे हार्ट अटैक हो रहा था, उसको बोला कि तेरी अभी एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत है, कहता नहीं जी मेरे को रिपोर्टें दो पहले, मैं तो किसी और को ओपिनियन लूँगा। उस बंदे ने एंजियोप्लास्टी नहीं कराई तो उसका डैमेज हो गया हार्ट का। तो ये कारण है कि फेथ
लोगों का जो इरोड हुआ है मेडिकल प्रोफेशन ने, ये हमें वापस लाने की ज़रूरत है, नहीं तो दोनों तरफ नुकसान होता है, डॉक्टरों का भी मरीजों का भी नुकसान होता है। और उसका अगर हमने इसका फेथ को वापस लाना है तो मेडिकल ऑडिटिंग होनी चाहिए। मेडिकल ऑडिटिंग मीन्स अगर मैं समझ लो कि 50 एंजियोप्लास्टी करता हूँ महीने में, तो कोई ना कोई बॉडी आके मेरे को चेक करे कि मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। अगर जैसे मैं किसी हॉस्पिटल में जाना हो ये देखने के लिए कि भाई उन्हें उस हॉस्पिटल में 50 बाईपास सर्जरी हुई हैं, मैं उनकी रैंडमली 2 फाइलें निकालूंगा, पढ़ूंगा, सीटी देखूंगा और सारी चीज़ को एनालाइज करूंगा, फिर मेरे को पता चल जाएगा, बड़े क्लियर हो जाएगा कि बाईपास सर्जरी जरूरत थी या नहीं। इसको हम मेडिकल ऑडिटिंग कहते हैं। ये वेस्टर्न कंट्रीज में मेडिकल ऑडिटिंग बहुत नॉर्मल चीज़ है, हमारे कोई मेडिकल ऑडिटिंग नहीं है। तो देयर इज नो बॉडी जो कि आके चेक करे कि उसकी जो डॉक्टर कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं, ये लाने की ज़रूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही मेडिकल ऑडिटिंग की। डॉक्टर अनुज कुमार, आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो बात डॉक्टर साहब ने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर्स पर और हमारे मेडिकल सिस्टम पर भरोसा थोड़ा सा कम हो रहा है, उठता नहीं है, क्योंकि हमको जाना ही वहीं पड़ता, भले ही पसंद हो नहीं पसंद हो। लेकिन मुझे समझाइए, पहले तो मरीज अपनी रोग पहचाने कि भाई परेशानी क्या है। शिखा जी के कहते हुए योगा कर रहे थे सुबह आधा घंटा, दिशा जी ने जो बताया वो पालक के पत्ते खा खा कर सुबह दिन खराब कर रहे थे। उसके बाद भी हार्ट अटैक हो जाए, परेशान हो जाए तो उसको पहचानना, फिर डॉक्टर साहब को पहचानना कि डॉक्टर साहब ठीक है कि नहीं है डॉक्टर अनुज कुमार, फिर डॉक्टर साहब को समझ में आ गया तो हॉस्पिटल सही है कि नहीं है। और फिर हमको क्या लगता है कि जिसके बोर्ड पे 10-15 वो लिखी हों डिग्री, और डिग्री से भी ज़्यादा कि जहाँ लिखा होता है कि यहाँ हार्ट अटैक का, गठिया का, पेट दर्द का, बांझपन का, सबका इलाज होता है, वो डॉक्टर साहब हमें सबसे अच्छे लगते हैं। अब डॉक्टर साहब क्लियर जैसे लोग तो क्या लिख दिया, कार्डियोलॉजिस्ट। अब बताइए, एक केवल दिल के लिए जाएं 1200 रुपये फीस दें, उससे बढ़िया वो डॉक्टर ठीक है ना 100 रुपये में सब चीज़ों का इलाज कर देता है। बताइए क्या करें। देखिए, यहाँ पे बड़ा मुझे जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि चारागारों की चारागाड़ी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। तो वही बात है कि देखिए, यहाँ पे एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। मैं झारखंड में हूँ और यहाँ पे सटा हुआ बिहार है हमारा। बिहार में जो डॉक्टर टू पेशेंट का रेशियो है वो करीब 40,000, 40 नहीं 42,000 पॉपुलेशन पे, लोगों पे एक डॉक्टर है। WHO का जो गाइडलाइन है वो कहता है कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। तो ये बहुत ह्यूज गैप है जो हमें फुलफिल करना है जी। तो अभी तो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं डॉक्टर साहब। जी, और मैं ये भी बता दूं कि इस अमृत महोत्सव तो खैर बढ़िया चीज है, लेकिन जो हमारा हेल्थ GDP का जो प्रतिशत है जो कि हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है जी, ये 1.3% था जी, और कोविड के दौरान ये बढ़ के 2.1% हो गया जी। WHO के हिसाब से हमें सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर पे 1% GDP का खर्च करना चाहिए, और हम पूरे के पूरे हेल्थ बजट ही हमारा 1.3% था कोविड से पहले। तो हेल्थ हमारा प्रायोरिटी नहीं है, जान थोड़ी सस्ती है हमारी। सरकार को ये सोचना चाहिए कि देखिए, अगर आप रातों रात, मैं मान सकता हूँ कि रातों रात आप डॉक्टर्स का नंबर्स नहीं बढ़ा सकते, क्वालिटी डॉक्टर्स का नंबर तो आप बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट का नंबर तो बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है वो बहुत जरूरी है। आपको कहीं ना कहीं जो आपके आशा वर्कर्स हैं या जो आपके GNMs हैं, उनको आपको ट्रेनिंग इम्पार्ट करना होगा। ट्रेनिंग के मामले में हम बहुत ही ज्यादा पीछे हैं जी। हमारे पास ट्रेंड हेल्थ केयर के नाम पे हमारे पास जो शॉर्टेज है जी, वो मतलब वो बहुत बहुत बुरी हालत है हमारी जी जी। डॉक्टर क्लियर, डॉक्टर अनुज कुमार ने एक बात कही कि हमारे यहाँ पर जान सस्ती है। जान सस्ती है ये बात तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर महंगे हैं, डॉक्टर साहब बड़े महंगे हैं। अब हिंदुस्तान का जो गरीब आदमी जो 10,000 रुपये महीने कमा रहा है या 20,000 रुपये महीने कमा रहा है, वो डॉक्टर साहब के पास जाए और 1500 रुपये केवल OPD की फ़ीस दे दें और फिर 10,000 रुपये के टेस्ट करवाए, और फिर अगर डॉक्टर साहब ने कह दिया तो वो मेडिकल की जो हॉस्पिटल की जो विंडो है वहाँ बोला पहुँचा कि डॉक्टर साहब ने कहा भर्ती हो जाइए, तो उन्होंने कहा पहले 1 लाख रुपये रख दीजिए। तो फिर हम सोचते हैं कि अरे मौत तो आनी है, मौत तो ऊपर वाला देता है, जिंदगी ऊपर वाला देता है, बच जाएंगे तो बच जाएंगे, अब क्या पैसा खर्च करना इसमें, ये तो काम में ही आ जाएगा घर खरीदने के। देखिए ऐसे है, पहली बात तो ये समझ लीजिए
कि ये जो कंसेप्ट है इंडिया में कि जब मौत आनी है तो जब परमात्मा ने लिखी है उसी दिन आएगी, ये गलत है। मैं बताता हूँ क्यों गलत है। कि हम इस दुनिया में रहते हैं, परमात्मा हर जगह बराबर, वही परमात्मा, सारे धर्म कहते हैं कि एक ही परमात्मा है। अगर आप उसमें मोरक्को में अपने पैदा हुए हैं, जापान में पैदा हुए हैं, या आप यूरोप में पैदा हुए हैं, तो एवरेज लॉन्जिविटी जो है 86 और 87 ईयर्स है जी। लेकिन अगर आप अंगोला में पैदा हुए हो और कुछ अफ्रीकन कंट्री में, तो एवरेज लॉन्जिविटी 50 साल की है। तो क्या मतलब क्या हुआ कि वहाँ रब कोई अलग है? रब अलग नहीं है। तो फर्क क्या है कि इन कंट्री में जो उनकी जो एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है कि जी जो जब लिखी हुई है तभी आनी है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी बनाने वाली बात है लोगों की, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे हेल्थ केयर पे 2% GDP का खर्चा होता है, और किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में, या इफ़ यू गो टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, किसी कंट्री में 7-8% से कम नहीं है। अमेरिका में 18% GDP हेल्थ पे के लिए जाती है। तो दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने मेरे पहले किसी ने कहा था कि जी हमारे डॉक्टर्स की कमी है जी। देखो, डॉक्टर्स की कमी नहीं है एक्चुअली। टोटल डॉक्टर अगर ले लिए जाए तो हमारे 1000 डॉक्टर पॉपुलेशन के लिए एक डॉक्टर रिकमेंडेड है। एक्चुअली आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके बारे में न्यूज़ आई थी कि इंडिया में कोई 1100 के करीब अगर सारे डॉक्टर को डिवाइड करे जाए तो 1100-1200 के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि डॉक्टर जो हैं जहाँ सारे के सारे कंसंट्रेटेड हैं बिग सिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, वो गांव के लिए या जो दूर फार फ्लंग एरियाज में वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया। देखो, जो अगर जब डॉक्टर बनते हो तो या तो डॉक्टरों को 5 साल जो रूरल पोस्टिंग करनी ज़रूरी होनी चाहिए किसी स्टेज पे, के 5, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो। जो दूसरा जो हमारा फंडामेंटल मिस्टेक है इंडिया में कि इन एनी डेवलप्ड कंट्री लाइक यूके में क्या है, जीपी सिस्टम है। एक एरिया जो है वहाँ एक जीपी होता है, वो जीपी सारे लोगों को जानता है, उनकी प्रॉब्लम जानता है, 90% केस वो अपने आप डील कर सकता है। सिर्फ उन लोगों को भेजता है प्रोप्रिएटली उस डॉक्टर के पास जो उसका इलाज कर सकता है। हमारे सिस्टम में कोई जीपी सिस्टम है ही नहीं। इवन दिल्ली में जीपी सिस्टम नहीं है। पेशेंट पेट दर्द के साथ या ब्लड प्रेशर के साथ बिहार से ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट में आते हैं जिसका कोई मतलब नहीं आने का। तो वी हैव ए सिस्टम व्हिच इज टोटली रॉटन, इट नीड्स लॉट ऑफ। डॉक्टर साहब, ये बात आपकी समझ आ रही है, लेकिन एक छोटा सा सवाल आम आदमी, मैं थोड़ा सा अलग किस्म का आदमी हूँ, आम आदमी की बात करता हूँ क्योंकि मेरे को वैसे ही समझ में आता है। आप तो विद्वान लोग हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे पोस्टिंग होती है किसी, मैं डिपार्टमेंट का नाम लूँगा तो फिर आपको या किसी हमारे मित्रों को ख़राब लगेगा, उसकी पोस्टिंग की कीमत है 1 करोड़ रुपया, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग 1 करोड़ हो गई तो वो आती है उसके 10 करोड़ रुपए लगाने लगता है निकालने के लिए। ऐसे डॉक्टर साहब बनने में क्या हो गया आजकल कि कॉलेज में ग्रेजुएशन करने में 1 करोड़ रुपया लग रहा है या पीजी करने में 2 करोड़ रुपया लग रहा है। तो जैसे ही पीजी करके निकले तो वो 2 करोड़ रुपए का बिल जो है ना वापस चालू हो जाता है हम पर, पेशेंट पर। इसको बुरा मत मानिए, ऐसा लोग समझते हैं। फिर क्या देश में है, फिर क्या है हमारे यहाँ जी, हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन सिस्टम है किसी भी चीज़ का, मेडिकल के अलावा, उसमें एक रेशियो होता है प्रॉफिट का प्लस कॉस्ट का। जो हेल्थ में, फूड में सबसे ज़्यादा है, मान लीजिए कि 300% कि 10 रुपये की कोई चीज़ बनी है तो वो 30 रुपये में मिल जाएगी आपको। लेकिन मेडिकल में क्या है कि 300% तो डॉक्टर और जो MR है उसके बीच का कमीशन है, ऐसा आरोप है। ठीक है, फिर कंपनी का और मिनिस्टर साहब का या सरकार का जो प्रॉफिट है वो 200% है। तो मैंने देखा कि 1000 रुपये की चीज़ आपको 1 लाख रुपए तक में मिल रही है। मैंने ऐसा देखा है। 1 लाख में नहीं मिल रही होगी, यदि ये एग्जैजरेशन है, तो 1000 रुपये की चीज़ 10,000, 15,000, 25,000 रुपये में मिल रही होती है। इसका भी कोई इलाज है क्या? मरीज का तो होगा जो होगा। बिल्कुल इलाज है, बिल्कुल इलाज है। देखो, पहली बात तो ये आपने बिल्कुल ठीक कही। मेरे को ये समझ नहीं आती कि अभी तक 2022 हो गया है। पहली बात है मेडिकल प्रोफेशन में कोई भी डोनेशन, कोई भी रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए जी। क्यों रिजर्वेशन का मतलब क्या है मेडिकल फील्ड में? और जो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं जो रिजर्वेशन को बार बार आगे लेके आ रहे हैं, वो इलाज तो नहीं कराते। वो तो अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं, महंगे डॉक्टरों के पास जाते हैं, नहीं तो बाहर चले जाते हैं।
तो इसका क्या मतलब हुआ? वो डॉक्टर रह गए, बाकी जनता को जो जो बेचारी अफोर्ड नहीं कर सकती उनके लिए रह गई जी। ये बिल्कुल फंडामेंटली गलत है। दूसरी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे कंट्री में क्या हर स्टेज पे जो करप्शन है उसको हमें रोकना पड़ेगा। और जैसे प्रोडक्ट आती है जैसे बाहर से, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ देखो, पहले ये स्टेंट आते थे जो 1 लाख 1.5 लाख के आते थे, तो मोदी साहब ने उसको 3,000 का स्टेंट की फिक्स रेट कर दिया। अब कंपनी जो अभी भी बेच रही है 3,000 की, इसका मतलब पहले क्या हो रहा था, बहुत प्रॉफिट ले रहे थे। वो एक बड़ा उदाहरण था, मैंने नाम उसका नहीं लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए मैंने कहा। तो गवर्नमेंट कैन बाई, देखो गवर्नमेंट कैन पुट प्राइसेस फॉर एवरीथिंग। जो मेरी सलाह, मेरी रिकमेंडेशन, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी जो नई प्रोडक्ट आती है आप उस पर 3 साल बेशक कंट्रोल ना करो, लेकिन 3 साल के बाद कोई भी प्रोडक्ट है उसके रेट पे कंट्रोल होना चाहिए। चलो अगर हम पहले ही कंट्रोल कर देंगे तो नई प्रोडक्ट हमारे कंट्री में नहीं आएंगी, तो वो हमारा मेडिकल फील्ड का नुकसान होगा। लेकिन जब एक प्रोडक्ट FDA ने पास कर दिया है, 3 साल मार्केट में हो रही है, उसके लिए कैप करना बहुत आसान है। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास बहुत कम था, मैं शिखा जी से भी और दिशा जी से भी कुछ और ज्ञान लेना चाहता था, लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। डॉक्टर अनस जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिखा जी एंड दिशा जी और डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और हमारा ज्ञानवर्धन किया। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हम चाहते हैं कि आपका दिल हमेशा धड़कता रहे। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।